हेलो गर्ल्स, बीए फाइनल ईयर। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे हैं? तो हम आते हैं हमारे पोइट्री पार्ट पे। ठीक है, डॉल बीच मैंने आपको पढ़ा दी। आई थिंक 2 दिन का आपको बीच में गैप भी मिला है, तो आपने पोएम पूरी कंप्लीट कर ली होगी। क्वेश्चन आंसर भी इसके कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक है, सी एंड स्काईलार्क आपकी हो चुकी है एंड परल्यूड हम बाद में पढ़ेंगे। माय लास्ट डचेस भी हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि लास्ट ईयर ये दोनों पोएम आई हुई हैं। ओके, तो अब हमारी बच रही है ए प्रेयर फॉर माय डॉटर। ओके, दिस इज द टुडेज मैटर। ए प्रेयर फॉर माय डॉटर। वीबी येट्स, पोएट आपके वीबी येट्स। तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद में पोएम का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एंड उसके बाद में समरी पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास जब होगी तो उसमें हम पोएम को पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर डिस्कशन करेंगे पोएम के ऊपर। सबको दिखाई दे रहा है इसमें? 1 सेकेंड। ओके, तो इंट्रोडक्शन टू द पोएट। पोएट का नाम क्या है आपका? वीबी येट्स। तो हम पढ़ रहे हैं पोएट का इंट्रोडक्शन। वीबी येट्स वाज बोर्न इन डबलिन इन 1865। कहाँ पे, कब हुआ था? 1865 में। कब हुआ था इनका जन्म? डबलिन में। ठीक है, तो डबलिन में कब पैदा हुए थे? येट्स का जन्म हुआ था 1865 में डबलिन में। ठीक है, डबलिन में वो पैदा हुए थे। His life span is divided almost equally between the 9th and the 20th century। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो तो इनका जो जन्म दिखाया जा रहा है इसके अंदर आपको 1865 टू 1939। इट मीन्स कि रिसेंटली जो अभी 18वीं सदी जो गई है, 19वीं सदी 18वीं सदी जो गई है, रिसेंटली अभी इनका जन्म पिछली सदियों में ही हुआ है। तो इनके सदी जो है बिटवीन द ऑलमोस्ट इक्वली बिटवीन हम किसमें देख रहे हैं? 19th टू 20th सेंचुरी। ठीक है, 19th टू 20th सेंचुरी। तो इनका जन्म जो माना जाता है वो लगभग बराबर बराबर बांटा गया है किसमें? 19वीं और 20वीं शताब्दियों के बीच में। ठीक है, ये तो इनका जन्म का टाइम हो गया। ओके, आगे हम पढ़ रहे हैं। ही वॉज बोर्न ऑफ प्रोटेस्टेंट पेरेंट। ठीक है, प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले जो उनके जो पेरेंट्स थे वो क्या थे? वो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले थे। हिज फादर जॉन बटलर वाज ए पेंटर। जो उनके पिता थे जॉन बटलर, वो क्या थे? एक चित्रकार थे। ठीक है, हिज फादर जॉन बटलर वाज ए पेंटर। येस्ट रिसीव हिज अर्ली एजुकेशन इन लंदन but later shift to Dublin where he studied art from about 3 years। ठीक है, तो आपको मेन क्या चीज़ है? मेन जो हमने देखा वो अपना ये वाला है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, ये आपको इतना कोई ज़रूरी नहीं है। फादर के नेम आप इसमें याद कर सकते हो, लिख सकते हो। बटलर थे जो एक पेंटर थे। अब इनकी एजुकेशन कहाँ पे हो रही है? एजुकेशन हो रही है लंदन में, लेकिन बाद में वो शिफ्ट कहाँ हो जाते हैं? डबलिन में। और वहाँ पे लगभग 3 वर्ष तक उन्होंने क्या अपनी स्टडी करी? किसमें स्टडी करी उन्होंने? अपनी आर्ट्स के अंदर। ठीक है, कला के अंदर जो सब्जेक्ट डिवाइडेड होते हैं उसमें उन्होंने आर्ट्स में डबलिन में कब तक? 3 साल तक उन्होंने अपनी लेटर स्टडी जो है वो कहाँ पे करी उन्होंने? एजुकेशन उनकी जो है मानो कि है ना कि 12th तक उन्होंने लंदन में स्टडी कर ली। लंदन में स्टडी करने के लिए हायर एजुकेशन के लिए वो डबलिन शिफ्ट हो गए। फिर वो डबलिन के अंदर अपनी आर्ट्स के अंदर उन्होंने अपनी जो आगे की जो है यूजी पीजी वगैरह जो है वो उन्होंने आर्ट्स में कहाँ पे की? डबलिन में। ही डिड नॉट रिसीव फॉर्मल एजुकेशन एट ए यूनिवर्सिटी एंड रिगार्डेड हिज थॉट आउट हिज लाइफ। तो
क्या कहा जा रहा है कि अब उन्होंने विश्वविद्यालय में मतलब औपचारिक रूप से, फॉर्मल रूप से जो एजुकेशन थी उन्होंने प्राप्त नहीं करी, लेकिन इसके लिए उन्हें जीवन भर क्या रहा, थॉट आउट हिज लाइफ। रिग्रेट मीन्स होता है पछतावा करना, ठीक है। उन्होंने एजुकेशन में मतलब उन्होंने एक मतलब औपचारिक रूप से अच्छे तरीके से उन्होंने स्टडी नहीं करी, तो उस चीज़ का उनको बाद में क्या होता है, रिग्रेट होता है, बाद में पछतावा होता है। जो ये होता है अक्सर कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तब हमें उस चीज़ का पता नहीं होता है, लेकिन बाद में हमें कई सालों बाद में हमें पछतावा होता है कि काश हम अच्छे से पढ़े होते या हमने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी होती। कई लोग बीच में स्टडी छोड़ देते हैं, लेकिन बाद में फिर उनको उस चीज़ का एहसास होता है, तो इस चीज़ का एहसास उनको भी काफ़ी सालों बाद में होता है, ठीक है। He founded the Literary Society in 1891। 1891 में उन्होंने आयरिश लिटरेरी में क्या किया गया, सोसाइटी की स्थापना करी एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल सम ईयर लेटर फॉर द आयरिश लिटरेरी थिएटर, ठीक है। आयरिश, उसके बाद में थिएटर की कुछ वर्षों के बाद आयरिश लिटरेरी थिएटर की स्थापना की उन्होंने। पहले तो उन्होंने सोसाइटी की स्थापना करी, किस चीज़ की, आयरिश लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना करी, और उसके बाद में उन्होंने आयरिश लिटरेरी थिएटर जो होते हैं उनकी उन्होंने स्थापना करी। तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप पढ़ सकते हो एज ए पोएट के अबाउट बारे में जानने के बारे में, तो ये चीज़ें आप पढ़ सकते हो। ही कंसंट्रेटेड ऑन एशियंट सॉन्ग एंड लेजेंड्स ऑफ आयरलैंड, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि उन्होंने आयरलैंड में जो उन्होंने काफ़ी सारे मतलब इस तरीके के सॉन्ग वगैरह उन्होंने, एशियंट सॉन्ग, पुराने जो सॉन्ग होते हैं, लेजेंड्स ऑफ द आयरलैंड के जो लेजेंड्स थे, लेजेंड्स जो होते हैं, लेजेंड्स मीन्स होता है जैसे महापुरुष जो होते हैं, जैसे महात्मा गांधी है अपने, या फिर जवाहरलाल नेहरू, या फिर और जो भी है सुभाष चंद्र बोस। तो इस तरीके के जो लेजेंड्स थे उनके ऊपर उन्होंने काफ़ी सारे एशियंट सॉन्ग्स उन्होंने कंसंट्रेट, उनका जो ध्यान था उन्हीं चीज़ों पे था, ठीक है। आगे है, ही वॉज इलेक्टेड टू द सेनेट ऑफ आयरिश फ्री स्टेट, और कुछ वर्षों के बाद में उनको किस चीज़ के निर्वाचित किया गया, उनको आयरिश फ्री स्टेट की सीनेट का सदस्य बनाया गया। आयरिश फ्री स्टेट की सीनेट का सदस्य उनको बनाया गया। कब बनाया गया, 1922 से 1928 में, ओके। ही वॉज गिवन द नोबल प्राइज ऑफ लिटरेचर इन 1923। 1923 में उनको नोबल प्राइज मिला, किस चीज़ में, लिटरेचर के अंदर, साहित्य के अंदर उनको नोबल प्राइज जो है वो 1923 में प्राप्त होता है। ये आपको इम्पोर्टेंट है, ओके। ही वॉज मैरिड इन 1917। 1917 में उन्होंने शादी करी, उनका विवाह हुआ, और यिट्स वर्क्स में बी डिवाइडेड इनटू 4 प्रेज। जो यिट्स के जो वर्क हैं वो 4 भागों में डिवाइड किए गए हैं। कितने भागों में, 4 प्रेज में, 4 भागों में वो डिवाइडेशन किया गया है। कोरोस्पेंडिंग टू विच वी हैव टू 4 स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ हिज पोएटिक स्टाइल। तो क्या कहा जा रहा है कि इस आधार पे उनके जो कार्य हैं, उनके जो रचनाएं हैं, उनको 4 भागों में बांटा गया, और इसी आधार पर उनकी काव्य की जो तरीका है, जो शैली है, उसके विकास के स्तर भी 4 ही माने गए हैं, ठीक है। 4 स्टेज माने गए उनके विकास, जिस तरह से उनकी काव्य रचनाएं जो बढ़ती गई, उनका जो वो डेवलपमेंट था वो भी 4 स्टेज में ही माना गया है, ठीक है। पोएटिक स्टाइल, Yeats started writing in the traditional of the pre-Raphaelite and the poetry of this phrase has a dream-like atmosphere। क्या कहा जा रहा है, and the style is highly ornamental, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, इसके अंदर कहा जा रहा है कि उनकी जो लिखने का जो शुरुआती तरीका जो था, जो उनकी काव्य की उनकी रचनाएं जो थी, उनके जो पोइट्री जो थी, उनकी जो शुरुआती तरीका था वो कैसा था, प्री फेटालाइट शैली से किया गया, प्री फेटालाइट से, ठीक है। ये जो नाम है ये आपको याद रखना है, प्री फेटालाइट्स। और उसके बाद में
और जो उनके जो रचनाएं थी उनको वो इस तरीके की रचनाएं थी कि उसमें जैसे कि हम ड्रीम देख रहे हैं, सपनों की जैसे वातावरण मिलता है कि हम उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हम खुली आंखों से कोई सपना देख रहे हैं या हम खुली आंखों से कोई पिक्चर देख रहे हैं। तो इस तरीके का वातावरण उनकी शैली को एक तरीके से अलंकृत करता है। ऑर्नामेंटल मीन्स होता है जैसे हम आभूषणों से खुद को सजा लेते हैं, वैसे ही उनकी रचनाएं जो है वो भी इस तरीके की ड्रीम लाइक ए ड्रीम है, इस तरीके से उनकी रचनाएं भी सजी हुई है। द लेक आइल्स ऑफ इनिस्फ्री बिलोंग टू दिस पीरियड। द लेक आइल व इनिस्फ्री इसी काल की रचनाएं हैं। ये नाम आप इसके याद रख सकते हो। द लेक आइल्स ऑफ इनिस्फ्री, ये एक वर्क हो गया इनका, ठीक है। तो एक वर्क ये आप नाम इसमें लिख सकते हो, इसी टाइम की ये रचनाएं। आफ्टर हिज मैरिज स्टार्टेड द पीरियड ऑफ हिज इंटरेस्ट इन थियोसफी। शादी के बाद में उनकी रुचि जो थी वो किस में हो गई? थियोसॉफी में तथा फिजिकल फिनोमेनिया जिसको बोलते हैं रहस्यवाद जो होते हैं, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो इस चीज को, एंड मिस्टिज्म एंड जनरल, ठीक है। उनकी रुचि किस में थी? मिस्टिज्म मीन्स, और ये हो जाते हैं रहस्यवाद मीन्स की ब्रह्मांड में, प्रकृति में या कई सारे ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते, तो उनकी जो स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं माइस्टिशियम, ठीक है, इन जनरल। ही डेवलप हिज ओन प्राइवेट सिंबोलिज्म। उन्होंने अपना खुद का क्या एक व्यक्तिगत रूप से रहस्यवाद के प्रभावित होते हैं और वो एक अपना खुद का सिंबोलिज्म बनाते हैं, प्राइवेट सिंबोलिज्म बनाते हैं। जो किसी द मेथिज्म इज द ईस्ट आल्सो अट्रैक्ट हिम। मेथिज्म रहस्यवाद से वो काफी ज्यादा क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। द फाइनल फेज ऑफ यीस्ट कैरियर वाज मार्क बाय ए रिटर्न ऑफ पैशनेट लाइफ, ठीक है। इसके बाद में इनके जो ये चीजें देखी जा रही है इसमें इनके वर्क आ जाएंगे आगे। पैशनेट लाइफ, ही बिगन राइटिंग पोएम्स एज कोल्ड एंड पैशनेट एज द डाउन, ठीक है, ये नाम आ गया। एंड हिज लास्ट फ्रेज वाज मार्क बाय ए ग्रेटेस्ट ऑथेंटिसिटी इन स्टाइल एंड ग्रेटेस्ट पीसेस ऑफ द यूज ऑफ द लैंग्वेज हिज प्ले लाइक। अब हम देखते हैं, ये छोड़ देना ऊपर का इतना, इसमें इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इनमें से नाम देख सकते हो। द किंग्स थ्रेशोल्ड, ठीक है, ये है, बहुत अच्छी है, ये पढ़ी हुई है मेरी भी। एंड काउंटलेस कैथलीन, ये लिख सकते हो। माइकल रॉबर्ट्स लिख सकते हो। द डांसर, द वैंडरिंग ऑफ ओरिसियन, द टावर, द वाइल्ड स्वान्स, कूल, द विंडिंग स्टार एंड फेमस वर्क्स आर द वाइंड अमोंग द रीड्स, ये सारे। इन द सेवन वुड्स, ठीक है। द ग्रीन हेलमेट, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ए विजन एंड द लास्ट पोएम्स, ये इनके वर्क्स आ गए। तो हमने क्या देखा? हमने इनका इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसमें क्या क्या है हमारे पास मेन चीज़ें जो हम देखने चल रहे हैं अब इसमें। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। सबसे पहले आपको क्या देखना है? यीट्स का बॉर्न हुआ है डबलिन में 1865 में, ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फिर जो है उनकी लाइफ जो है वो ये छोड़ दो आप, जरूरी नहीं है। उनके फादर है, हिज फादर जॉन बटलर वॉज ए पेंटर, ठीक है। उनके पिता क्या थे? एक चित्रकार थे। उनकी जो अर्ली स्टडी थी आप लिख सकते हो, अर्ली स्टडी इन लंदन एंड देन ही शिफ्ट टू डबलिन वेयर ही स्टडीड आर्ट फ्रॉम 3 ईयर, या फिर वेयर ही स्टडीड एजुकेशन डिग्री, यूजी या पीजी जो भी है, ठीक है। ये यहाँ तक आप लिख सकते हो, यहाँ से आपका यहाँ तक हो जाएगा। ये छोड़ देना, ये भी छोड़ देना, ये कोई ज़्यादा जरूरी नहीं। फिर इनका आ जाएगा नोबेल प्राइज़, ठीक है। ये जो है इनकी गिवन नोबेल प्राइज़, लिटरेचर में इनको नोबेल प्राइज़ मिला, ये भी आप लिख सकते हो। ही वाज इलेक्टेड सेनेट ऑफ द आयरिश फ्री स्टेट, ठीक है, ये भी आप इसमें डाल सकते हो। फिर आप इसको ये सब छोड़ देना है। आगे हम वर्क में आते हैं, तो नीचे इनके खूब सारे वर्क हैं, इनमें से 5-7 जो भी वर्क्स आपको समझ में आ रहे हैं, जो भी आपको इजीली याद हो जाते हैं या आप उनको लर्न करके रख सकते हो। जैसे रेस्पॉन्सिबिलिटीज ईजी है, इन द 7 वुड्स ये भी ईजी है, द डांसर हो गया, द टावर हो गया,
एंड द लास्ट पोएम्स हो गई। तो ये इनका जो इजी है वो आप इनमें लर्न कर सकते हो। ये तो हो गया आपके इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट, पोएट का इंट्रोडक्शन हो गया, पोएट के बारे में, वी.बी. येट्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अब नेक्स्ट आते हैं हम इंट्रोडक्शन टू द पोएम। पोएम का क्या इंट्रोडक्शन है? ए प्रेयर फॉर माई डॉटर, जैसा कि नाम से दिखाई दे रहा है कि पोएट इसमें क्या बोल रहे हैं, द पोएम वॉज रिटन इन 1919 में लिखी गई थी। प्रेयर मीन्स क्या होता है? प्रार्थना। फॉर माई डॉटर, डॉटर मीन्स मेरी बेटी के लिए प्रार्थना। नाम से पता चल रहा है कि ये जो है उन्होंने शायद अपनी बेटी के लिए लिखी होगी ये पोएम, और इस पोएम में वो क्या कहना चाह रहे हैं वो हम इसमें देखते हैं। द पोएम वॉज रिटन इन 1919। पोएम कब लिखी गई है? 1919 में, ठीक है। सबसे मेन चीज जो है वो आपको इसमें याद रखनी है, पोएम वॉज रिटन इन 1919, ओके। 1919 में ये पोएम लिखी गई है। ए फ्यू वीक्स आफ्टर द बर्थ ऑफ येट्स इल्डेस्ट चाइल्ड, ए गर्ल, उनकी बेटी के जन्म के कुछ ही सप्ते हुए थे। कब? ए फ्यू वीक्स मीन्स कुछ ही सप्ते। आफ्टर द बर्थ ऑफ येट्स इल्डेस्ट चाइल्ड, उनकी जो बेटी थी, उसके सबसे बड़ी जो बेटी थी, उसके जन्म के कुछ ही हफ्ते बाद में ये पोएम लिखी गई। ए गर्ल, जो एक लड़की थी, नाम क्या था उसका? एनी, एनी बटलर येट्स, ये नाम याद रखना है, एनी बटलर येट्स। एनी बटलर येट्स के जन्म के कुछ ही सप्ताह बाद में ये पोएम जो है लिखी जाती है। The poet had purchased the old tower of castle at थ्रोबेरली। जो क्या कहा जा रहा है कि कवि ने थ्रोबेरली में, थ्रोबेरली नाम की कोई जगह है, जो थ्रोबेरली के अंदर उन्होंने क्या, एक पुराना किला खरीद लिया था। परचेज मीन्स खरीदना, ओल्ड टावर मीन्स पुराना किला जो होता है, किला या फिर घर या कुछ भी मान सकते हो, वो उन्होंने परचेज किया था। कहाँ पे? थ्रोबेरली में। एंड रिनोवेट, रिनोवेट मीन्स होता है उसको रिनोवेट करना, मीन्स उसको दोबारा से नया कर लेना, उसको तोड़ फोड़ के, मतलब पुराना किला खरीदा और उसको तोड़ फोड़ के एक नया घर बना लिया। रिनोवेट इट एंड सेटल देयर सून आफ्टर हिज मैरिज, और शादी के बाद में वो वहाँ पे क्या हो जाते हैं, अपनी वाइफ के साथ वहाँ पे सेटल हो जाते हैं। कुछ ही समय बाद वो वहाँ पे, विवाह के कुछ ही समय के बाद में वो वहाँ पे क्या होता है, बस जाते हैं, ठीक है। दिस टावर और कैस्टल, ये जो टावर या जो किला जो था वो फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ दिस प्रेयर विच रन्स इनटू 80 लाइन्स। ये जो 80 लाइन्स है, इसके अंदर कितनी लाइन्स हैं? 80 लाइन्स, 80 लाइन्स की जो ये प्रेयर की गई है, उसके अंदर उसका बैकग्राउंड क्या है? वो टावर या वो किला ही इस पोएम का बैकग्राउंड है, ठीक है। बैकग्राउंड क्या है, ये चीज़ आपकी मेन है, आपको ध्यान में रखनी है पोएम के इंट्रोडक्शन के अंदर, कि बैकग्राउंड जो है वो टावर है इसका। जो ये कविता जो आधारित है किसके ऊपर है? इसी टावर के ऊपर आधारित है, ठीक है। जो कितने लाइन्स की है? 80 लाइन्स की है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। डिवाइडेड इंटू 10 स्टेंजा, जो 10 स्टेंजाज में बांटी गई है। और आपको पता है जब 80 लाइन्स है, 80 लाइन्स है और उनको डिवाइडेड किया गया है 10 स्टेंजा में, तो पर स्टेंजा में कितनी लाइन हो गई? 8 लाइन, ठीक है। तो पर स्टेंजा में 8 लाइन हो गई, तो 10 स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स। देखो ये आगे आ गया, ईच लाइन्स, प्रत्येक स्टेंजा के अंदर 8 लाइनें हैं और 10 स्टेंजा है। कविता की अगर फॉर्म पूछी जाती है, अगर आप इसकी कविता की वो लिखते हो इसमें कि कविता किस तरीके से लिखी गई है ये, तो इसके अंदर आप इसको लिख सकते हो कि टोटल 80 लाइन्स हैं, 10 स्टेंजा में डिवाइड किया गया है, एंड पर स्टेंजा के अंदर कितने लाइन है? 8 लाइनें हैं इसमें, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया कविता का। डिपेंड किसके लिए लिखी गई है? अपनी बेटी एनी बटलर येट्स के लिए लिखी गई है। कब लिखी गई है? 1919 में लिखी गई है। और पोएम का बैकग्राउंड का क्या है? बैकग्राउंड वो है एक किला है जहाँ पे वो अपनी शादी के बाद में रह रहे थे। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। आगे क्या है? द पोएम एक्सप्रेस द पोएट्स सॉलिक्यूलेटेड
फॉर हीज इन्फेंट डॉटर, इन्फेंट डॉटर मीन्स होता है छोटी सी जो बेटी है, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, अपने भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। सोलिक्लेट मीन्स होता है प्रेयर, मीन्स प्रार्थना, ठीक है, प्रेयर बोल सकते हो। तो पोएट इसमें प्रेयर कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, किसके लिए, अपनी छोटी बेटी के लिए वो इस पोएम में प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्फेंट डॉटर, द डॉटर इन द पोएम इज दस एनी बटलर येस्ट, इस पोएम में जो उनकी बेटी है वो कौन है, वो है एनी बटलर येस्ट, एनी बटलर येस्ट है वो, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ब्रॉन ऑन फरवरी 1919, ठीक है, जो 24 फरवरी 1919 को पैदा हुई है, ठीक है। द पोएट इज इन ए ग्लूमी मूड, partly through his grave concern at the turbulence of the society and partly through anxiety for the future of the child in the world which is growing harsher and crueler every day। अब जो बोला जा रहा है इसके अंदर, कवि जो है वो ग्लूमी मूड में है। ग्लूमी मीन्स होता है कि चिंतित मूड में है। कविता के अंदर कवि जो है वो आपके इसमें वीबी यीट्स, वो एक चिंतित मूड में है और वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। एंजाइटी, एंजाइटी मीन्स होता है कि क्या बोल सकते हो इसको आप, एंजाइटी मीन्स कि एक मतलब ऐसा डरा सा महसूस करना है, किसी चीज़ से डर लगना, या फिर एक तरीके से जो अपन अपने भाव, जो भय का जो अपने को, जैसे मान लो कि मैं किसी चीज़ के लिए आपको कुछ बोलती हूँ, फिर एक जो आपको एंजाइटी फील होती है, एंजाइटी फील मीन्स होता है कि डरा हुआ महसूस करना। तो इस पोएम के अंदर पोएट जो है वो अपनी बेटी के लिए टेंशन में, अपनी बेटी के लिए चिंतित है, अपनी बेटी के लिए वो डरे हुए हैं, बिकॉज कि आने वाला जो टाइम है वो जो जिस समय में उनकी बेटी बड़ी हो रही है, जिस समय में उनकी बेटी आगे ग्रोथ कर रही है, वो समय जो है वो क्या है, बहुत ही हार्सर है, बहुत ही ख़राब है, आने वाला टाइम बहुत ही ख़राब चल रहा है। तो ऐसे टाइम में उनकी बेटी कैसे बड़ी होगी, कैसे मतलब सफ़र करेगी, तो इन सब चीज़ों के ख्याल जब थॉट्स उनके माइंड में आ रहे हैं तो उन्होंने ये प्रेयर करी अपने भगवान से, ठीक है। कि जैसा कि आप खुद देख रहे हो कि आज का समाज, आज की कहीं पे रेप हो रहा है, कहीं बच्चियों को मार दिया जा रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो सोसाइटी की जो हार्सर चीज़ें हैं, जो क्रॉजर चीज़ें एवरीडे प्रत्येक दिन दिखाई देती हैं, उनसे हमें डर लगता है। तो इन चीज़ों को देख के पोएट भी डर रहे हैं और पोएट डर के भगवान से अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। दिस पोएम शुड बी रीड विथ येट्स पोएम सेकेंड कमिंग, ये पोएम जो पढ़ी जा सकती है आपकी, इनकी जो दूसरी पोएम थी वो कौन सी थी, सेकेंड कमिंग, इसके अंदर भी ये पढ़ी जा सकती है। तो ये यहाँ तक आप पढ़ना, ये छोड़ देना। विच वॉज रिटन अबाउट ए मंथ बिफोर द चाइल्ड वॉज बोर्न, ठीक है, जो लिखी गई थी उनकी बच्ची के जन्म के 1 महीने पहले। प्रोफेसर वी राय राइट्स द सेकेंड कमिंग द पोएट हैज रेफर्ड टू द ब्लड डिम्ड टाइड, ये छोड़ देना, ये पढ़ने के लिए नहीं है इसमें आपके। इनोसेंट द ब्लड डिम्ड टाइड विच हैज ड्रोन द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इन एंड इन द प्रेजेंट पर्सनल पोएम ही पिक्चर्स द इनोसेंट, यहाँ से आप देख सकते हो इन द, ये छोड़ देना, इन द प्रेजेंट पर्सनल पोएम, इस कविता के अंदर द पिक्चर ऑफ इनोसेंट बेबी इन ए कर्डल, कर्डल मीन्स होता है जैसे झूले के अंदर छोटी सी बच्ची है वो सोई हुई है या वो लेटी हुई है। बिसेट विथ द हॉल्विंग स्टॉर्म आउटसाइड विच इज ए प्रीफिगरिंग ऑफ द टायर्स एंड टर्बल्स इन द रियल वर्ड्स, और जिसके साइड में हॉल्विंग मीन्स होता है उठता हुआ, एक इस तरीके का स्ट्रोम, एक इस तरीके का तूफान उठता हुआ दिखाई दे रहा है। एक कल्पना की जा रही है कि किस तरीके से मतलब जो हार्सनेस है सोसाइटी की, जो दुनिया की जो दुख हैं, जो वो सब चीज़ें हैं, वो किस तरीके से उसमें दिखाई गई है। जैसा कि 1919 की बात है तो उस टाइम वर्ल्ड वार चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार उसी टाइम पे चल रहा था। एंड फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जो दुनिया की जो स्थिति थी वो बहुत ख़राब थी। 1914 से जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था तो उस टाइम को लेके वो काफ़ी टर्बलनेस था, उस टाइम पे काफ़ी दुख भरे हुए थे, तो वो चिंतित थे उस टाइम पे, ठीक है। सो द रैंगिंग स्टॉर्म becomes the image of the further years invasion as the crowd of the delirious revelings moving the loud beats of the drum like the pheasant mackle, ये छोड़ देना, ये नहीं पढ़ना आप लोगों को।
यहाँ नीचे देख, द पोएम इज ए मैनिफेस्ट ऑफ येस्ट पर्सनल आइडिया इन ओल्ड एज ऑफ सेटल विथ लाइफ विथ ए होम एंड एस्टेब्लिश्ड स्टेट। यहाँ से आप देख लेना कि ये जो पोएम है वो जब वो अपनी शादी के बाद में जब संसार उसमें अपनी लाइफ में सेटल हो जाते हैं तो उस चीज़ को लेके वो किस तरीके से परेशान होते हैं वो चीज़ें दिखाई गई है। द वर्ल्ड सेरेमनी इज ए की वर्ड इन येट्स इन द बुक्स ऑफ द कॉर्ट्सरी। मेन जो चीज़ थी वो यहाँ तक थी, इसमें ये नीचे का छोड़ देना। ये भी नहीं पढ़ना है। अब हम देख रहे हैं इसका समरी ऑफ द पोएम। समरी ऑफ द पोएम में क्या है इसमें, ठीक है। तो समरी ऑफ द पोएम में मैं आपको पोएम पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगी कि क्या इसकी समरी है। समरी इसकी वही है कि पोएट जो है वो बच्ची के जन्म के बाद में दुनिया की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों से वो काफ़ी क्या है टॉर्चर हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और उस चीज़ से वो अपने आप को रिलैक्स फील नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस कविता में जो सेकंड कमिंग कविता जो है इनकी पहले अपनी बेटी के जन्म से पहले उन्होंने लिखी थी और ये कविता उनकी जो प्रेयर ऑफ माय डॉटर है वो इसी का एक कविता के साथ पढ़ी जानी चाहिए क्योंकि दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। और इसमें कवि का जो संबंध है वो अपनी बेटी से है और वो क्या कहना चाह रहा है, जो संसार जो एक तरीके से अपनी बेटी की रक्षा करना चाहता है किस चीज़ से, कवि जो है इसमें पोएट जो सोचते हैं कि जो भविष्य में वर्तमान विज्ञान तथ्य आधारित प्रजातांत्रिक सभ्यता जो सब कुछ है वो समाप्त हो जाए और वो उनकी बेटी उन चीज़ों से दूर रहे एक तरीके से। तो वह ईश्वर से भगवान से वो प्रार्थना करते हैं कि उनकी बेटी को मानसिक गुणों के कारण पैदा होने वाली जो घृणा न मिले, वह हठी ना हो। वह ये चाहते हैं कि वो देवताओं के की तरह रहे और अच्छी तरह से मतलब इसमें वो अच्छी तरीके से मतलब अपनी लाइफ को स्पेंड करें। तो आपको ये नॉर्मली मैंने बताया, जब हम पूरी पोएम पढ़ेंगे तो हमें ये अच्छे से फिर और डिस्कशन में अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आप एक काम कर सकते हो, इसमें आपके पास नोट्स हैं तो ये जो समरी ऑफ द पोएम है यहाँ पे नीचे, तो ये आप पढ़ लेना। इसमें सेकेंड कमिंग से है और सिमिलरिटी बिटवीन टू पोएम्स, दोनों पोएम्स आपस में जुड़ी हुई है। द पोएट इज एंग्जोनियस ऑफ द रिक्यूज हिज डॉटर फ्रॉम द वार्थ एंड टैनी ऑफ द सेकेंड कमिंग। तो ये आप पढ़ लेना। इसमें नीचे आप देख रहे हो, द पोएट प्रेयर्स टू गॉड दैट हिज लिटिल डॉटर मे बी ग्रांटेड ऑर्डिनरी ब्यूटी विदाउट प्राइड। वो चाहते हैं कि उनकी जो बेटी है वो नॉर्मल रहे, वो ज़्यादा सुंदर भी ना हो, क्योंकि ज़्यादा सुंदर होने से क्या होता है कि घमंड आ जाता है। रिफाइंड कॉर्सरी एलिग्रेमेंट द सॉइल सी मे बी फ्री फ्रॉम द फॉल्स ऑफ ड्रिंकिंग एंड क्वेरलिंग। वो चाहते हैं कि ज़्यादा वो घमंडी ना हो, वो विनम्र हो, उसका हृदय बड़ा हो, वह ड्रिंक वगैरह मतलब शराब पीने की बुराइयों से दूर रहे, वह किसी से लड़ाई ना करे, वह किसी से घृणा ना करे, वह झूठे घमंड से भी दूर रहे और जो बौद्धिक घृणा को जन्म देती है। क्योंकि वो चाहते हैं कि कभी ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह ऐसे परिवार के सदस्य के संग शादी कर ले जिसमें पुरानी परंपराएं और पुराने रीति रिवाज जो है वो उसमें चलते हों। तो वो अपनी बेटी के लिए इसमें प्रेयर कर रहे हैं। तो हम पोएम जब हम पढ़ेंगे तो हमारे को ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अच्छे से। 2 या 3 क्लास में हम कंप्लीट करेंगे पोएम, थोड़ी सी लॉन्ग है इसलिए। ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास में पोएम पढ़ेंगे। ओके एंड थैंक यू।